नमस्कार दोस्तों। भैया आज चंडीगढ़ का तो मौसम ठीक हो रखा है। सुबह से बारिश भी है, मौसम भी अच्छा है। और हरियाणा का जो सिर बोला जाता है वो है चंडीगढ़। और सिर में ही दिमाग होता है और दिमाग आदेश देता है तो उंगलियां हैं, हाथ पैर हैं, वो आगे बढ़ते, अपना काम करते। आज हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव का जो बिगुल बचा है उसमें राजनीतिक हलचल भी बड़े लेवल पे, खासकर कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी में कोई भी नेता किसी नेता के खिलाफ आके एक शब्द नहीं कह सकता, क्योंकि बीजेपी के अंदर बड़े लेवल पे ये अनुशासन भी कह लो या दूसरी चीज भी कह लो। पर कांग्रेस में जो उठा पटक चल रही है, खासकर जो बड़े लीडर हैं उनके अंदर की कुर्सी एक है जो चंडीगढ़ में, उसी कुर्सी को खींचने के लिए एक दूसरे जो बड़े लीडर हैं वो पूरा जोर आजमाइश लगा रहे। पर अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा के अंदर अब की बार 90 लाख से ज्यादा जो नौजवान हैं वो वोटिंग करेंगे। अब वो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वो भी इन राजनीतिक पार्टियों के जाल में फंस चुके हैं। अब बीजेपी भी कह रही कि हम नौकरियां देंगे, तो इधर से पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी कह रहे हैं कि हम 1 लाख जॉब देंगे, नौकरियां देंगे। मतलब डीसी जो चपरासी की नौकरी होती है, डी ग्रुप की नौकरी होती है, पूरे हरियाणा के बच्चे तो चपरासी बनेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो लड़का है वो बनेगा मुख्यमंत्री। क्या ये किसी हिसाब से आप इसको जायज ठहरा सकते हो? मेरे को बहुत सारे गाली देते हैं यहाँ पे जो अंधभगत हैं, चाहे कांग्रेस के हैं चाहे बीजेपी के, गाली भी दे के जाते हैं। पर मैं उनको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों को कि आप स्वतंत्र हैं, आप आलोचना कर सकते हैं। मैं आलोचनाओं से कभी नहीं घबराता, क्योंकि जब मैंने हुड्डा के बाबू बेटे के लिए जब मैं 1.5 महीने पहले चला था, तो उससे पहले भी आप लोगों को सोचना चाहिए कि मैं उनको कितने अंदर तक जानता हूं, कि मैंने उनके ऊपर पीएचडी कर रखी। तो आप गाली दे रहे हो तो मेरे पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। पर हां, यह प्रभाव कि हम सच बोलना चाहिए, क्योंकि आज जो हरियाणा है, जो हरियाणा की राजनीतिक, जो लाल परिवारों में या लाल परिवारों के घर की बड़पोती हो गई थी, उससे बड़ी मुश्किल से छुटकारा मिला है। क्योंकि लाल परिवार आज के दिन सारे के सारे बीजेपी में चले जा चुके हैं और बीजेपी उन लाल परिवारों को एक तरह से निगल भी चुकी है। और ये लाल परिवार आज से नहीं बैठे थे सत्ता में, ये 1966 के बाद में ही बैठे थे। इन्हीं के बच्चे, इन्हीं के पोते, चाहे 8वीं पास है चाहे 10वीं पास है, मंत्री विधायक यही बनेंगे। और हमारे दादा ने, हमारे बाबू ने, और आज हम हैं तीसरी पीढ़ी में, हम इनके झंडे डंडे उठाएंगे। हमारे बच्चे चपरासी बनेंगे, इनके बच्चे मुख्यमंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे, लोकसभा के मेंबर बनेंगे। तो कोई अगर मेरे को गाली देता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा भी फर्क नहीं पड़ता मेरे को। जो गाली देने वाले हैं, जितनी उनकी उम्र हुई है उतनी तो मैंने फौज में से छुट्टी काट दी थी, इतनी तो छुट्टी काट दी थी। मेन मुद्दे पे आते हैं। G21, इसका नाम आपने सुना होगा। राहुल गांधी को
पप्पू कौन कहते थे? बीजेपी की सोशल मीडिया पूरे देश में राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बना दिया। और इस चीज पे स्टैंप किसने लगाई कि राहुल गांधी पप्पू है? वो लगाई कांग्रेस के बड़े लीडर G21 ने। और G21 का जो मुखिया था, जो अध्यक्ष था, वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा था, जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बिगुल बजाया। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक माहौल बना दिया कि कांग्रेस अगर हरियाणा में कोई मुख्यमंत्री बने तो वह सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने या दीपेंद्र सिंह हुड्डा बने। ऐसा क्यों? दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं बन सकता? आज जो कठपुतली है कांग्रेस की, और खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो कठपुतली है, वह है हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान सिंह जी, और जो प्रभारी है दीपक बाबरिया। यह कठपुतली है कि हुड्डा जिस तरह से इनको नचा रहा है, ये नाच रहे, और हुड्डा पर्दे के पीछे से यह सारा खेल रच रहा। क्योंकि जब से कुमारी शैलजा ने ताल ठोकी है कि मुख्यमंत्री की दावेदार मैं भी, और यह हकीकत है, अगर कांग्रेस कुमारी शैलजा को आगे करती है तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 70+ जाएगी। अगर कोई भाई यह कहता कि जाटों की वोटों से हरियाणा के अंदर जाट मुख्यमंत्री बन सकता है, तो यह भी वहम है। हां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन सकता था मुख्यमंत्री अगर वो झज्जर, रोहतक, सोनीपत के साथ में इंसाफ करता था। अपने लड़के के आगे इसने जो दूसरे नौजवान थे उनका हक खा लिया, उनको आगे ही नहीं बढ़ने दिया राजनीति में। जो हरियाणा प्रभारी है दीपक बाबरिया, वो एक तरह से कांग्रेस हेडक्वार्टर का हरियाणा के अंदर राज्यपाल, जिस तरह से राज्यपाल हरियाणा की जो भी सृष्टि चल रही है उसकी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति गृह मंत्रालय को देता है, उसी तरह से दीपक बाबरिया का कर्तव्य है कि वह हरियाणा में जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर उसकी रिपोर्ट आला कमान को दे। पर दीपक बाबरिया का मुंह बंद कर दिया। मुंह बंद कैसे किया? जैसे बीजेपी बड़ी बनाई सरकार को तोड़ देती है खरीद फरोख्त करके, तो दीपक बाबरिया का पूरी तरह से मुंह बंद है, जबकि वो सच से रूबरू नहीं करवा रहा। किसको? राहुल गांधी जी को। आज कुमारी शैलजा को 30 विधानसभा सीटों से ज्यादा पे फ्री हैंड कर दिया। और जब यह बात 3 दिन पहले दिल्ली में हुई, उस समय राहुल गांधी जी भी वहीं बैठे थे और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है खड़गे साहब भी वहीं बैठे थे। उसी समय जो कठपुतली है पूर्व मुख्यमंत्री की, उदयभान सिंह जी ने कुमारी शैलजा को रोक टोक, मतलब क्या से क्या हुआ, वो सारी बातें आप लोगों तक अगर कोई आपका एजेंसियों के अंदर कोई बंदा है, कोई आपका भाई है, तो वो बता सकता है। क्योंकि एक तरफ से इशारा साफ मिल चुका है कि अगर कांग्रेस की हरियाणा में सरकार आती है, कुमारी शैलजा सीएम बनेगी। इसके बाद में मतलब पूर्व मुख्यमंत्री के अंदर एक घबराहट और डर का माहौल पैदा हो जाता है। उसके बाद में कल हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया कहते हैं कि सांसद जो हैं वो विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ सकती, उसके लिए जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है
मल्लिकार्जुन खड़गे, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप सोच सकते हो कि ये जो दीपक बाबरिया ने बोला, ये दीपक बाबरिया ने नहीं बोला, ये पूर्व मुख्यमंत्री ने उनसे बुलवाया है। क्योंकि अगर हम एक चीज को और भी देखते हैं, अगर कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में बनानी है तो कुमारी शैलजा को आगे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि एससी, बीसी, ओबीसी समाज की 60% से ज्यादा वोट हैं अगर कांग्रेस ने सरकार बनानी। और कुमारी शैलजा जो अब लोकसभा चुनाव में जीत के आई हैं, उसने बगैर किसी की मदद के और सिरसा लोकसभा सीट भी निकाल ली। फिर यह भगदड़ क्यों मची हुई है? दोस्तों, वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं, 20 से ज्यादा सीटें जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोटे में आई है, उनकी टिकट एक तरह से कंफर्म होगी उन विधायकों की, रोहतक, झज्जर, सोनीपत वालों की। और तकरीबन ये मतलब 8 तो रोहतक लोकसभा में बैठती है, 9 वहां बैठती है, 17 सीटें, क्योंकि जुलाना की होगी, जींद की होगी और एक सपीदो की होगी। इन पे तकरीबन ये फाइनल कर चुके हैं। अब जो वर्तमान विधायक हैं उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भी है। अगर इनका रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो 0 है, बस इलाके की तरफ से ये हीरो है। वैसे 0 है, इलाके की तरफ से ये हीरो है। पिछले 10 साल में खुद पूर्व मुख्यमंत्री कोलोई हलके में नहीं आए, वो दिल्ली कोठी पे बैठे रहते। इसके दूसरे जो विधायक हैं वो चंडीगढ़ से कभी नीचे नहीं उतरे। और तो सुनो, कलानौर है, झज्जर की सीट है जो रिजर्व सीट है, जिन पे महिला अभी वर्तमान में विधायक हैं, अगर इनका भी रिपोर्ट कार्ड देखोगे तो 0 है। अब बात ये आती है, जब इनकी टिकटें ही पक्की हो गई तो जो पिछले 15-20 साल से कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे थे इन 3 डिस्ट्रिक्टों में, उनका क्या होगा? जिन्होंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, जिन्होंने बाबू बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लोकसभा में पूछा, राज्यसभा में पूछा, सारी जगह पूछा है, अब उनका क्या होगा? अब झज्जर, रोहतक, सोनीपत में एक नारा उठने लग गया कि भाई आपको विधायक चाहिए, मुख्यमंत्री चाहिए। अगर मुख्यमंत्री चाहिए तो हुड्डा परिवार को वोट दो। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री अगर रोहतक का ही चाहिए, झज्जर सोनीपत का चाहिए, तो मनोहर लाल खट्टर था, वो भी तो रोहतक का मुख्यमंत्री था, उसमें क्या कमी थी? और दूसरा, जो अभी 4 महीने रहा नायब सैनी, अब अगर वो गोवाना से इलेक्शन लड़ता है तो वो भी रोहतक का मुख्यमंत्री हो गया। मतलब यहां पर मैं सीधे शब्दों में कहूंगा, क्योंकि जो इन्होंने नुकसान किया झज्जर, रोहतक, सोनीपत का, कि किसी नौजवान को आगे नहीं बढ़ने दिया। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये शब्द कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो तो चपड़ासी बनेंगे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लड़का लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा और मुख्यमंत्री बनेगा। अब बहुत सारे भाई ये कहते हैं बीजेपी को जाट वोट नहीं देते। ये जो टचपुंजी पत्रकार है ना, जो 50 रुपए का माइक लेके इधर उधर चश्मा लगा के खबरें बनाते हैं, ये सिर्फ उनकी बहकाने का एक नजरिया। 2014 में 7% से ज्यादा जाटों की वोट बीजेपी में गई, 2019 में गई, और अभी जो फिलहाल 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी 7% से ज्यादा वोट गई।
22% में से। अब कई आदमी कहते हैं कि जाट आरक्षण में गोलियां चलवाई। बात तो ठीक है, बीजेपी ने चलवाई जाट आरक्षण में गोलियां, पर उस जाट आरक्षण को भड़काने वाले कौन थे? किसकी ऑडियो वायरल हुई थी? क्या कांग्रेस के बड़े लीडर नहीं थे इसमें शामिल? आज जो कांग्रेस पार्टी के साथ में बड़े से बड़े पत्रकार या बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, वो आज इस चीज को स्वीकार करते हैं कि उस समय जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों ने जो षड्यंत्र रचा, जो ऑडियो उनकी बाद में आई, तो हम भी हक्के बक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं यहां कोई बीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं ये चाह रहा हूं कि बीजेपी को हरियाणा से बाहर करें, पर हरियाणा से बाहर करेंगे कैसे? क्या सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री के दम पे? जो मुख्यमंत्री पिछले 10 साल में दिल्ली से ग्राउंड पे नहीं उतरे, जिसके विधायक नहीं उतरे, और ऐसे ऐसे विधायक जिनके घर पे छापा लग रहा है तो बैंकों का 5-5 हजार करोड़ रुपया वो लेके बैठे हुए, ऐसे ऐसे विधायक जबकि वो सत्ता में नहीं है और वो करोड़ों अरबों रुपये कमा गए बगैर सत्ता होते भी, और हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि चपड़ासी लगा देंगे 1 लाख। आज आप खुद देखो कि सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए। कुलदीप बिश्नोई हो जो बीजेपी में चले गए, किरण चौधरी हो, वीरेंद्र डुमरखा हो, अपने तीन तलाल परिवार हो ही गए, अपने हुड्डा साहब हो, या अपने जो बीजेपी से धनखड़ साहब हो, या बीजेपी से शर्मा साहब हो, मतलब जितने भी नेता हैं कांग्रेस बीजेपी सारे के सारे, चाहे चौटाला परिवार हो, चौटाला परिवार के तो 4 विधानसभा में बैठे थे, सीटें सिर्फ 90 हैं, 90 में से तो 4 पे तो चौटाला परिवार बैठा था। ये सब अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में लगे हुए, और हमारे बच्चों को कह रहे हैं कि चपड़ासी बन जाए। बहुत सालों में लाल परिवारों से छुटकारा मिला है सच्चाई में, अब 1-2 परिवार और रह रहे हैं। अगर इनसे छुटकारा मिल जाएगा तो आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। यहां बीजेपी और कांग्रेस की मैं बात ही नहीं करता, मैं बात करता हूं आम आदमी की, कि हरियाणा की राजनीतिक इन परिवारों की खुट्टी पे क्यों टंगी हुई। अगर आप बीजेपी को कहते हो कि बीजेपी ने यह किया, अगर बीजेपी आज नहीं होती तो मनोहर लाल को कौन मुख्यमंत्री बना देता? अरे वो तो साइकिल के ऊपर कपड़ा बेचता था, आम आदमी को उठा के उसने मुख्यमंत्री बना दिया। और ये जितने विधायक थे बीजेपी के, ये आम ही तो थे, सड़क पे बैठने वाले थे, कोई खोखे के ऊपर चाय पीने वाला व्यक्ति था। इन लाल पीले परिवारों में से तो वो था ही नहीं। नायब सैनी को कौन मुख्यमंत्री बना देता? नायब सैनी को पता कौन से परिवार से था? नायब सैनी का कौन सा पिताजी मुख्यमंत्री था, विधायक था, या राज्यसभा था, कौन था? अगर बीजेपी नहीं आती तो आप और इन्हीं परिवारों के चुंगल में फंसे रहते। आज आप देखो, आप मेरे को तो गाली दे देते हो, वीरेंद्र डुमरखा जब देखा कि कांग्रेस में अब की बार वो सीट नहीं निकाल पाएंगे तो बीजेपी में चले गए। 10 साल वो बीजेपी में रहे, मड़ाई खाई, अब वो फिर वापस कांग्रेस में आ गए। अब जिस बंदे ने, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हर, जिसने 10 साल मेहनत करी है उचाना में या जींद में, जो भी उसकी सीट है, भाई उसके तो खाली हाथ रह गए, उसके तो खाली हाथ रह गए ना। वीरेंद्र डुमरखा फिर विधायक बन के चला जाएगा, उसका लड़का चला जाएगा, उनकी धर्मपत्नी विधायक बन के चली जाएगी। अब दूसरा कोई और कार्यकर्ता वहां पे मेहनत करेगा तो वो फिर बीजेपी में आ जाएगा, वीरेंद्र डुमरखा। यह फैसला ऐसे नहीं लिया गया है कि कांग्रेस हेडक्वार्टर से लिया गया है, यह फैसला कि कोई भी लोकसभा का सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। यह सिर्फ लिया गया है कुमारी सैलजा के ऊपर, और यह ग्राउंड रिपोर्ट गई है
कांग्रेस आला कमान के पास में कि अगर कुमारी शैलजा को आगे करते हैं तो 70+ सीटें निकालती है कांग्रेस। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको दूं। चंद्रशेखर रावण जो नगीना से सांसद, दलित समाज का नेता है, किसान मजदूर कैमरा वर्ग सबकी बात करता है। अब उसने कल परसों जेजेपी के साथ में गठबंधन कराया, 20 सीटों पे लड़ेगा। अब वो बाहर तो बोलता है बीजेपी के खिलाफ है और यहां पर कर दिया उसने दुष्यंत चौटाला के साथ में गठबंधन। अच्छी बात कि हम बीजेपी को हराएंगे। कौन सी बीजेपी को हराओगे भाई साहब आप? उस बीजेपी को जिस बीजेपी के अंदर 4.5 साल निकाल दिए जेजेपी ने। किस बीजेपी की बात करें? तो राजनीतिक में नामुमकिन कोई शब्द ही नहीं होता। राजनीतिक में सिर्फ अपना सवार देखा जाता है। आज चंद्रशेखर ने जो खींच किया उससे उसका ही समाज भड़का हुआ है, हर चीज भड़की हुई। पर चंद्रशेखर इस चीज को भी अपनी तरफ ले जाएगा क्योंकि यहां समाजों के ठेकेदार हैं। अगर हम गरीबी में जी रहे हैं, अगर हमारे परिवार में कोई दुख तकलीफ है और हमारे ही समाज का कोई नेता है तो भाई कोई खाने के लिए रोटी नहीं देके जाता। ये साफ सी बात है। यह राजनीतिक स्वार्थ है, सबको बैंकॉक घूमने जाना है और समाज को बेवकूफ बना के समाज का मसीहा बन के ये चलता रहता है। इसी मसीहा के कारण जो पुराना डिस्ट्रिक्ट बोलूंगा मैं, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, वो बहुत पीछे जा चुके हैं। 20 साल में कोई नेता नया उभरने नहीं दिया, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो अपनी कठपुतली बनाए हैं अभी, उदयभान, सबने मालूम है उनकी सिफारिश से उदयभान को अध्यक्ष बनाया था। दीपक बाबरिया को इसलिए भेजा था कि वो हरियाणा की हवा जो चल रही है, क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट आला कमान को दी। उसका पहले ही मुंह बंद कर दिया। किस तरह से बंद किया वो मैंने बता दिया आप लोगों को। अब आते हैं सबसे बड़ी बात कि जो पिछले सालों से मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस में, 20 से ज्यादा सीट तो क्लियर हो चुकी हैं कांग्रेस की कि जो वर्तमान विधायक बैठे हैं, चाहे वो 90 साल के बैठे हो, चाहे उनके लिए बेटोड़ों का मुंह खुल गया हो, वो चुनाव लड़ेंगे। वो तो चुनाव लड़ेंगे। अब उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो पिछले सालों से बाबू बेटे के लिए झंडा डंडा उठा रहे? उनकी तो एक उम्र निकल चुकी है। अगर हम कहें कि 2004 से झंडा उठाने लग गए थे तो भाई आज 20 साल हो गए, और 20 साल का कोई नौजवान उनके झंडे डंडे उठाने लगा था तो आज 41-42 साल का हो गया। ऐसा क्यों? ये बड़पोती क्यों बना दी भाई हुड्डा साहब ने? किसी भी विधायक का रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं। बड़ा दुख हो रहा है कि भाई बीजेपी वापस तीसरी बार सरकार बनाएगी सिर्फ हुड्डा साहब के कारण। या जो राहुल गांधी कभी मोची की दुकान पे बैठ जाते हैं, कभी मार्शल आर्ट सिखाने लग जाते हैं, कभी कुछ सिखाने लग जाते हैं, पर उसका ध्यान ही नहीं हरियाणा की तरफ। और हरियाणा ऐसा नहीं कि वो हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करता हो, वो पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी जाएगा और राजस्थान में भी जाएगा, क्योंकि वहां पर जो जाट वोट है वो ज्यादा % में। तो राहुल गांधी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही कि ग्राउंड पे हुड्डा साहब 0 है। हुड्डा साहब ने पूरी कांग्रेस को लेके डूबेगा। हुड्डा साहब को आज के दिन पीछे नहीं किया गया तो बीजेपी सरकार फुल बहुमत से सरकार बना रही। अगर कोई भाई कहता है कि दीपेंद्र बहुत ही
सादगी भरा है, सहनशील है। आपने उसका असली चेहरा देखा ही नहीं। मैंने जब 1.5 महीने पहले ये बात कही थी, उस समय बहुत सारे भाइयों ने गालियां दी थी, और आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस के जो दीपेंद्र हुड्डा के खास मित्र कार्यकर्ता होते थे, आज वही मुंह खोल के इनकी सच्चाई दिखा रहे। क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा के 2 चेहरे हैं। आप नेताओं को देखा होगा, बहुत सारे वो मुंह पे बोल देते हैं, पर उसके अंदर कोई मैल नहीं रहता। पर दीपेंद्र हुड्डा एक ऐसा इंसान है कि वो अपने अंदर ही आपकी छवि को बना लेगा, और समय आने पर आपको उसका उपहार भी देगा। मैंने बीजेपी को भी देखा है कि बीजेपी की आलोचना करने पर अभी तक हरियाणा में किसी पर केस दर्ज नहीं हुआ। पर अगर कांग्रेस की, और जिसके अंदर हुड्डा मुख्यमंत्री बने, तो मैं आज लिख के देता हूं एक फौजी होने के नाते कि आलोचना करने वालों पे भी बहुत सारे केस दर्ज होंगे। ये मैं उन पत्रकारों को कह रहा हूं जो चाटुकार पत्रकार हैं, जिनको समाज एक निष्पक्ष की भूमिका में देखता था। क्योंकि बड़ा दुख हो रहा है कि नौजवान भाइयों को सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने लड़के के लिए आगे नहीं बढ़ने दे रहा, और जबकि सबको मालूम है कि दीपेंद्र हुड्डा के अंदर राजनीतिक गुण नहीं है, ना ही वो राजनीतिक कर सकता है। अगर सादगी देखनी है तो भाई 4 महीने के मुख्यमंत्री में देख लो, नायब सैनिक, वो भी बग्गी के अंदर बैठा घूम रहा है, कोई कुर्ता पाड़ लो। क्योंकि एक फेसबुक ने बोला था, कोई यहां कंधा पे हाथ रख लेता दीपेंद्र के, यहां से कुर्ता खींच लेता है, यहां से खींच लेता है, ये जेब को पाड़ लेता है। तो भाई उससे भी एक अच्छा मुख्यमंत्री जिसने अपनी गाड़ी पीछे हटा दी थी, सीएम आवास के दरवाजे खोल दिए थे, जो बग्गियों के अंदर घूमता फिर रहा है, उसके कुर्ते पाड़ लो। ये नहले पे दहला हो गया। क्योंकि ये कोई कारण नहीं है कि शरीफ है तो आप उसको मुख्यमंत्री बना दो। नॉलेज भी होनी चाहिए, और नॉलेज 0 है। और जो जेजेपी ने गठबंधन कराया है चंद्रशेखर रावण से, और जो दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि हम अगर हमारी 1-2 सीट भी निकली तो हम कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देंगे, इसके पीछे आप समझ रहे हो क्या बुद्धि लगाई। क्योंकि दुष्यंत चौटाला आज और इस समय 0 है किसान आंदोलन की वजह से। पर जब से उसने ये बयान दिया है, वो आगे चढ़ रहा है, और दुष्यंत चौटाला इसी बयान की वजह से ऊपर आएगा। लोग भूल जाएंगे इसने क्या कराया, 4.5 साल किस तरह से मड़ाई खाई, क्या क्या कराया, क्या क्या बोलिया किसानों को, आम जनता को क्या बोलिया। और वोटिंग से पहले लिख लेना, 24 घंटे से पहले दुष्यंत चौटाला बयान देगा कि जितने भी हमारे उम्मीदवार हैं जेजेपी के, वो तो जीत नहीं रहे, तो अपनी वोट कांग्रेस में डलवा दो। ये बयान देगा दुष्यंत चौटाला। और जिस दिन ये बयान देगा, उस दिन के बाद में किसी की सरकार बने, पर 5 साल में अगर कोई विपक्ष का काम करेगा तो वो दुष्यंत चौटाला करेगा। क्योंकि वो भावनाओं को जोड़ जाएगा लोगों की, वो भावनात्मक ये गेम है। और ये गेम राजनीतिक जो घरों में पैदा हुए हैं ना, वो बहुत अच्छी तरह से जानते। हम तो झंडे और डंडे में रह गए, चपरासी की नौकरी लेने में रह गई, आगे बढ़ना तो हमने सीखा ही नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि लाल पीले परिवारों से आपको मुक्ति मिली है सालों से। अब इस पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस का, इससे भी मुक्ति पा लो, नहीं तो ये किसी को उभरने नहीं देगा। आज बेशक मेरे को गाली देते रहो, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये उभरने नहीं देगा। खासकर रोहतक, जज्जर, सोनीपत में
ये चपड़ासी की नौकरी में जाके रखेगा और खुद के लड़के को मुख्यमंत्री बनाएगा। जो लड़का किसी भी तरह से मुख्यमंत्री तो छोड़ो, वो लोकसभा में पूछ गया, राज्यसभा में पूछ गया, उसके लिए भी नहीं हो। अगर कोई कहता है कि क्योंकि कल मैंने एक बयान देखा था पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस का कि इनेलो पार्टी जेजेपी बीजेपी की बी टीम है, वो तो है मानते, वो तो पूरा हरियाणा को मालूम है कि वो बी टीम है, पर आप लोगों को मालूम है कि ये सबसे बड़ा बी टीम है। भिवानी का लोकसभा चुनाव किसने हरवाया? वह सीट रावदान सिंह वो जीत सकता था। गुड़गांव लोकसभा सीट किसने हरवाई? करनाल से बुद्धिराज किसने हरवाया? उसने तो सीधा आरोप लगा दिया कि कांग्रेस के बड़े लीडरों ने साठगांठ करी है। करनाल लोकसभा में 9 विधानसभा है, 9 की 9 विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर जीत के निकला हुआ है। और जहां किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव है, वहां कांग्रेस के खाते में एक भी विधानसभा सीट से बढ़त नहीं मिली। अंबाला लोकसभा, ये कई सीटें ऐसी थी जो बीजेपी के खाते में चली गई और अंबाला सीट भी जानी थी बीजेपी के खाते में, पर अंबाला सीट कैसे निकली ये भगवान ही जाने। शाही कांड पता है आप लोगों को? राज्यसभा के लिए वो शाही कांड किसने करवाया था? क्या वो बीजेपी का बी टीम नहीं है? जब लड़का लोकसभा में हार गया और आला कमान को आंख दिखाई और कुमारी सैलजा राज्यसभा में जानी थी, तब किसने भेजा? ये। और 1.5 साल का भी उसका वक्त बचा हुआ था राज्यसभा सीट का, उस पे किरण चौधरी भेज दी बीजेपी ने। तो बी टीम है कौन सी? अगर फिर भी मेरी बात पे यकीन नहीं आए तो चलो मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। मैम से बलराज कुंडू निर्दलीय जीती, 5 साल। वो किसान आंदोलन के बाद में उन्होंने समर्थन थोड़ा बहुत वापस लिया हुआ, नहीं तो बलराज कुंडू बीजेपी के साथ में रहा और बीजेपी पार्टी को ज्वाइन भी करना चाह रहा था, पर मंत्री पद मांग रहा था। उसको ना तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने दी और ना ही उसको मंत्री पद मिलने दिया, सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस ने। अब आप ये सोचोगे कहां से कहां तारे इनकी दोस्ती के चर्चे हैं भाई, कदे कोई ये सोच रहा हो? नहीं, ये कांग्रेस, ये बीजेपी के किसी भी लीडर से पूछ लेना, नहीं तो बलराज कुंडू से पूछ लेना, उनको मंत्री पद के लिए रोकने वाला कौन व्यक्ति था? क्या वो रोहतक से था, या बीजेपी रोकने वाली थी, या मनोहर लाल खट्टर रोकने वाला? आज से कुछ भी हो जाओ, क्योंकि 30 सीटें तो कुमारी सैलजा लेकर चल रही है। अगर आज आप देखोगे, मान लो मैं एक उदाहरण दूं नानोंद हल्के का, कुमारी सैलजा ने अजय को आगे कर दिया और वहां पर जो जैसी पेटवाड़ है वो भाई भी बहुत मेहनत कर रहा है, सालों से अपने घर का सत्यानाश कर लिया उसने। अब ये जो टिकट मिलेगी किसके खाते में जाएगी, कौन तारेगा? तो दूसरा आदमी उतरेगा कि मेरे को फलाने ने मेरे को समर्थन दे दिया, उसका इशारा मेरी तरफ है। मान लो जैसी पेटवाड़ को सीट मिल गई, तो अगर अजय ने फार्म भर दिया तो कहेगा कुमारी सैलजा का हाथ मेरे ऊपर, और कुमारी सैलजा की तरफ से अजय को सीट मिल गई तो जैसी पेटवाड़ कहेगा मेरा हाथ, मेरे सिर पे हाथ हुड्डा का। तो यहां पर दोनों में बंटवारा हो गया वोटों का बहुत बड़ा। तो इसलिए बीजेपी आराम से निकलेगी, तीसरी बीजेपी है और हर जगह से निकलेगी बीजेपी। और सबसे बड़ा तो आप देखते रहना, झज्जर, रोहतक और सोनीपत में बड़ा बदलाव होना। अगर यही हालात रही ना, 20 के 20 विधायकों को इन्होंने टिकट दी है बाबू बेटे ने, तो अब की बार मेरे हिसाब से लोग भी बदला लेने के पूरे मूड में। अगर कोई आदमी लोटे में नमक डाल के, क्योंकि कहते हैं पंचायत में तो यही फैसले होते हैं, पंचायती व्यक्ति का अगर लोटे में नमक डाल दिया
तो भाई उस बात पे खड़ा रहना चाहिए। अगर और नमक ही इन्होंने पिंगड़ा दिया और उसकी चीनी बना दी तो एक अलग बात है। बादरगढ़ विधानसभा पे नमक डाल के आए थे पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस कि अगली बार राजेश फौजी को टिकट मिलेगी। बेरी में लोटे में नमक डाल लिया था, गुहाना में लोटे में नमक डाल लिया था कि एक बार इसको जिता दो, अगली बार जो आप कहोगे। बड़ौदा हल्के में लोटे में नमक डाल लिया था कि एक बार बालू ने जिता दो, अगली बार कपूर के लिए आप आगे आ जाओ। तो ये जो लोटे रख रखे हैं इन्होंने रोहतक लोकसभा सोनीपत में, अगर लोगों को ये याद आ गई ना, ये लोटे ले खड़े होंगे ये सारे जिनके लिए नमक डलवाया, तो ये लेने के देने पड़ेंगे। तो मेरा लास्ट में यही है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पीछे नहीं हटाया तो पूरी कांग्रेस को लेकर डूबेगा अब की बार। और राहुल गांधी को सख्त फैसला लेना चाहिए, जिस तरह से उसने पंजाब में लिया था कैप्टन अमरिंदर को पीछे हटा के। और लास्ट में वो राजस्थान में चुके जो अशोक गहलोत को उन्होंने पीछे नहीं हटाया, तो आज तस्वीर आप लोगों के सामने है। तो आने वाले समय में देखते हैं, ज्यादा ये जो टचपुंजी पत्रकार हैं, चाटुकार हैं, ये सच्चाई से रूबरू नहीं करवाते कि असल में चल क्या रहा है। और भाई मैं तो ये कह सकता हूं, अगर कोई आपका भाई, चाचा, ताऊ, आपका पड़ोसी, आपके गांव का कोई एजेंसियों में बंदा हो तो आप उससे राय ले लेना, उससे पूछ लेना अगर कांग्रेस के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, क्या खेल चल रहा है तीन कि कुमारी सैलजा को किस तरह से पीछे हटाया जाएगा। तो उससे जो दलित समाज का वोट बैंक है वो एक तरह से शिफ्ट होगा बीजेपी में, क्योंकि कुमारी सैलजा के खिलाफ इन्होंने पूरी षड्यंत्र, पूरी रणनीति बना चुके हैं। तो मैं तो अपने जज्जर रोहतक सोनीपत वाले भाइयों को कहूंगा कि निर्दलीय जो पिछले 5-10 साल से मेहनत कर रहे हैं उनके लिए एक चांस है, चाहे वो कांग्रेस में है चाहे किसी में। अगर कोई कहे कि बीजेपी के जो पुराने विधायक है क्या उनको वोट दें, उनको भी मत दो वोट, वो भी खा खा के सांड हो गए, पहाड़ खदवा दिए महेंद्रगढ़ के, भिवानी के, क्यों देने हैं तुमने इनको वोट? जो एक बार बन गया हटाओ पीछे, दूसरे को आने दो, नौजवान को आने दो। और फिर बीजेपी इसके अंदर 70 नए चेहरे लेके आ रही है, पर जो बचे 30 चेहरे उनको भी वोट देने की जरूरत नहीं है, चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो, पुराने जो भी विधायक है। तभी हम आगे बढ़ सकता है हरियाणा, ना तो नहीं है, नहीं तो इनकी जूते चप्पल तैयार है, इनके उठाते रहना और अपने बच्चों को चपड़ासी बनाते रहना, बच्चे इन्हीं के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बड़ा दुख की बात है और मेरे को थोड़ा होता है कि हरियाणा किस तरह से चल रहे हैं और बदलाव होना चाहिए अब की बार, कि हमने इन राजनीतिक परिवारों से एक तरह से संतर्त होना है, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे वो कांग्रेस के। पुराने जो भी विधायक हैं धूल चटा दो, निर्दलीय भाई को आगे बढ़ा दो, यही बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम भाई।